तो हम ग्रेविटेशन का 5 मिनट में एक कंप्लीट ओवरव्यू और इसके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं वो सारे हम बात कर लेंगे। तो ये 5 मिनट की जो सीरीज़ रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ज़्यादा लंबी हम इसको नहीं खींचेंगे। ये सारी PDF फाइल आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन को लेके। तो ग्रेविटेशन का मतलब समझ लो सबसे पहले तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हुई है पूरी यूनिवर्स के अंदर में, तो अगर इसके पास में मास है और इस बॉडी के पास में मास है तो दोनों के बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी, वो हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर रहने वाली है। इसी तरह से हमने बात करी थी चार्जेस को लेके, जब मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है। याद आया आपको कूलम्ब्स लॉ? तो वहां पे भी कहा जाता था कि एक फोर्स लगती है यहाँ पर, और वो फोर्स कहाँ पर लगती है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं कि वो या तो अगर अपोजिट चार्ज है मेरे पास में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर सेम चार्ज है मेरे पास में तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ये इसको इधर भगाने की कोशिश करेगा और ये इसको इधर भगाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब भी बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर को लेकर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा मेरे पास में अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, पहली बात ये होगी। अब बात करें कि भाई ये तो ठीक है होती है, तो हमें ये तो बताओ कितनी होती है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जी होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, चाहे आप चांद पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, इसकी वैल्यू हमेशा भाई ये रहने वाली है कांस्टेंट। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो मून पर कितनी होगी, तो ध्यान दे लेना भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कभी भी कांस्टेंट है तो कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात करें एम किसी भी एक बॉडी का मास हो गया, मान लो ये हो गया। नॉर्मली हम इसको कंपेयर करते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसका मास ऑफ अर्थ हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। फिर हमारे पास में छोटा एम होता है। छोटे एम का मतलब होता है कि हमारे पास में बॉडी है। अब मान लो आप बैठे और आपके पास में साइड में पेन रखा हुआ है, आपके पास में भी मास है और आपकी जो पेन है उसके पास में मास है, तो दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि आप उसको देख नहीं पा रहे भाई। ओके, तो हमेशा और हमेशा दो बॉडीज के बीच में जिनके पास में मास है वो हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लग रहा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट लेना भाई इसका। एक ये जी की वैल्यू है, इसको याद रख लेना, जी 6.67 इंटू 10⁻11 आप लोगों ने याद कर ली। ओके भाई, अब देखो, अब कहानी यहां से शुरू होती है कि अगर मान लो मेरे पास में ये अर्थ है और यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी है, अब ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगी। तो आप देखते हैं कि जैसे आपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये क्या करेगी, अर्थ की तरफ में आने की कोशिश करेगी। तो ये अर्थ की तरफ में आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ तो वेलोसिटी भाई इसकी जीरो थी, थोड़ी देर बाद देखो तो कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद और देखोगे तो अलग वेलोसिटी होगी, जब ये टकराएगी तो अलग वेलोसिटी होगी। तो ये जो इसके वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रहा है ना, मान लो यहाँ पर 10 आ गया, फिर यहाँ पर इसका 20 आ गया, यहाँ पर 30 वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरे पास में 10 का चेंज आ गया, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी 10 का चेंज आ गया, यहाँ पर भी देखा तो 10 वेलोसिटी का चेंज आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है, मैंने जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी, कि इसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी के अंदर में जब भी चेंज आता है तो वहां पर क्या जाता है, उसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन आ जाता है। अब ये कहानी बात करें भाई, ये फोर्स इस पे लगाने वाला कौन होगा? इस पे फोर्स लगाने वाला जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा वो तो ये अर्थ थी जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो भाई एक्सेलेरेशन तो हो रहा है इसके अंदर में, लेकिन कौन कर रहा है? ये अर्थ कर रहा है, यानी कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए। ओके, तो ये जो होगी यहाँ पर वेलोसिटी, ये इसके अंदर में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है या इसके अंदर में एक्सेलेरेशन आता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। नॉर्मल यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से फोर्स कर रहा होता तब आप इसको क्या कहा करते थे, जब मैं काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल की बात करी थी, तो जब इसके ऊपर में फोर्स लगाते तो ये हुआ करता मास इनटू एक्सेलेरेशन हुआ करता भाई। और मास मेरे पास में इस पर्टिकुलर बॉडी का मास हो गया और ए मेरे पास में इसका एक्सेलेरेशन हो गया जब इसके ऊपर में फोर्स लगी। अब यहाँ पर फोर्स लगाने वाला कौन है? ये अर्थ है। तो अर्थ के कारण में, अर्थ के फोर्स के कारण में कह लो, या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो था ये वैल्यू चेंज हो रहा था इसका, तो हमने कह दिया जी ये तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया इसका। ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ में आई। चलो अब इसका फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मेरे पास में ये अर्थ है और इसका रेडियस जी ये आर है भाई, ये मेरे पास में आर है, और इसका मास जो है अर्थ का ये मेरे पास में एम है बड़ा, तो आप इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ इस तरह से निकालते हैं। जी से हम इसको लिखेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहां तक कहानी समझ में आ गई भाई। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं अगर अर्थ के अंदर में चला जाऊं तब भी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और अर्थ के ऊपर चला जाऊं तब भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई। अब ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखने भाई। अगर मैं इस अर्थ के अंदर में चलता चला गया ना, इस अर्थ के अंदर में ये सेंटर था, तो मैं अर्थ के सेंटर की तरफ में चलता चला गया, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जो ओरिजिनल वैल्यू थी जी,
यानी कि आपने नॉर्मल जो हमारे पास में इसको हम 9.8 मान के चलते हैं और फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इसको 10 वैल्यू मान लेते हैं इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी तो मैंने वहाँ पर लिया था कि पहले 10 जीरो थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हो गई, तो वो स्टैंडर्ड डाटा था, इसलिए मैंने आप लोगों को वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई एक मेरे पास में पत्थर है और एक मेरे पास में फर है, जो पंख होता है, दोनों को मैंने, या पेपर है मेरे पास में, दोनों को मैंने एक साथ छोड़ा, तो बताओ कौन उनमें से नीचे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मेरे को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, सॉरी इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। चलो बात करते हैं इसको लेकर। तो अगर मेरे पास में ये अर्थ है और अर्थ के इस सेंटर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल थी वो 1 माइनस कितनी डेप्थ में चले गए भैया आप लोग, ठीक है, यहां पर चले गए, तो ये इसकी डेप्थ हो गई कहां से, इसके सरफेस से। ये डेप्थ आप कैलकुलेट करेंगे भाई, ये सरफेस से कैलकुलेट करी मैंने, डेप्थ हो गई। फिर मैंने कहा जी ना मैं तो यहां पर चला गया, थोड़ी देर के बाद में यहां पर चले जाओ भाई। थोड़ी देर के बाद में आपने देखा कि आप तो बिल्कुल सेंटर पर चले गए भाई, यहां पर डी और आर ई की वैल्यू दोनों क्या होगी मेरे पास में, सेम होगी आर ई। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों वैल्यू क्या होगी, 1 से 1 कट जाएगा, जब ये आर ई हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो जीरो वैल्यू आ गई। बिल्कुल, जब भी हम सेंटर की तरफ में मूव करते हैं तो हमारे पास में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एट सेंटर, वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहां पर हम फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। फोर्स तो वो लगेगी उसके बीच में, जो हमारे पास में रेडियस का हम कैलकुलेशन उसके अंदर में करके लेके आएंगे, और ये मेरे पास में जो m और ये दो बॉडीज के मास होंगे उनको ऊपर लेकर। मैं बात कर रहा हूं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कि अगर मैं सेंटर की तरफ चला गया तो क्या होगा मेरे साथ में। चलो भाई अब बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी और आप लोगों के साथ में, कि अगर मान लो मेरे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं और मैं इस हाइट पर चला गया भाई, ये थोड़ी ऊपर चला गया, मैं मेरे पास में सेंटर था, ये r थी मेरे पास में इसका रेडियस, मैं यहां से h डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, तो यहां पर भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम होना चाहिए। बिल्कुल होगा भाई। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि जो नया आएगा वो पुराने का, जो मेरे पास में पहले हुआ करती है अर्थ की, जो 9.8 या 10 हम जो अज्यूम करके चलेंगे, वो 1 माइनस 2h, यानी कि कितनी हाइट पर गए उसको ट्वाइस कर दो आप लोग, जो ऊपर गए हैं उसका ट्वाइस कर दो और नीचे उसका रेडियस ऑफ अर्थ आप लोग को रख देना। बस ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। आई होप आप लोग को दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब यहां पर भी बॉडी मेरे पास में रखी हुई है, इस पोजीशन पर रखी हुई है, और यहां पर मैं इसको उठाकर लेके चला गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं इसके पास में एक फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स लग रहा होगा तो हमें बिल्कुल पता है कि अगर मैं यहां से यहां तक इसको उठा के लेके गया, मान लो एक पेन रखा हुआ था और पेन को उठा के भैया आप यहां पर ले गए इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो आपको एक तो फॉर्मूला पता है कि इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो होगी हमारे पास में mgh के नाम से आपने देखा था। अगर मैं इसको फॉर्मूला इसकी फॉर्म में रखना चाहूं, जो हमारे पास में मासेस की फॉर्म में रखना चाहूं, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसके फॉर्मूला में आप -gm/r यहां पर इसके साथ में रखेंगे। क्यों भाई, ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने इसके साथ में, माइनस इसलिए लगता है क्योंकि बाउंड करके रखी हुई एनर्जी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आप लोग रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में नेगेटिव होती है। m मेरे पास में अर्थ का मास होगा, m मतलब छोटा m जो है वो बॉडी का मास होगा, और r मेरे पास में रेडियस उसका रहने वाला है। चलो भाई अब बात कर लेता हूं मैं नेक्स्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर। मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कई बार क्या होती है, चेंज हो जाती है जब हम अर्थ के रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, g ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और मेरे पास में थीटा, ये जो किस पोजीशन पर अब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो पहुंच गई है। तो इससे भी हमारे पास में इसको हम देख लेते हैं, जब भी हमारे पास में ग्रेविटेशनल जो होती है उसके मोशन के कारण में, अर्थ के मोशन के कारण में, या अर्थ की जो टिल्टिंग की वजह से कितना उसके अंदर में चेंज आए, वो सारी यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो भाई, दो खूबसूरत चीजें यहाँ पर मैं आप लोग को और बताऊंगा। एक मेरे पास में होती है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल और एक होती है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ एस्केप। चलो भाई बात कर लेते हैं, छोटी छोटी है ये। मान लो मेरे पास में भाई ये अर्थ है, यहाँ पर मैंने अर्थ मान लिया ये, चलो ये अर्थ बना हुआ इसी को मान लेता हूँ, ये भाई मेरे पास में यहाँ पर अर्थ बना लिया मैंने। अब यहाँ से भाई मेरे को एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है या रॉकेट यहाँ से लॉन्च करना है मेरे को, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, उसको कितनी स्पीड दूं कि देखो उसको पोटेंशियल एनर्जी तो होल्ड करके रखेगी हमेशा, कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो इसको एनर्जी मिल रही है, जो अर्थ इसको पकड़ के रखी हुई है, उसको ये तोड़ के बाहर निकल जाए, यानी कि यहाँ से एस्केप हो जाए। तो यहां पर आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ट्वाइस g मेरे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मेरे पास में मास ऑफ अर्थ, और r जो मेरे पास में रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। ये वैल्यू हमारे पास में क्या रहने वाली है, इस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पर मेरे पास में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में ये लगभग हमारे पास में 11.6 किलोमीटर, ध्यान से सुनना अब जो लिखूंगा, मीटर किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास। तो ये आपके पास में जो वेलोसिटी ऑफ एस्केप हो गया, यानी कि कितनी वेलोसिटी इसको दी जाए कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी से बोलते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ये प्लेनेट के अंदर में
ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ में सैटेलाइट जो चक्कर लगा रही है ना, ये इसका एक ऑर्बिट बन गया भाई। जैसे हमने बात करी थी न्यूक्लियस, जब मैं पढ़ा रहा था एटम, तो वहां पर आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में मूव कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर में, तो उसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो उसी तरह से जब सैटेलाइट होती है तो सैटेलाइट भी कहीं यहाँ पर रिवॉल्व कर रही होती है, तो वहां पर उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी हम देते हैं GM डिवाइडेड बाई R। अब छोटे छोटे फॉर्मूला जिसके अंदर पूछ लिए जाते हैं कि बताओ एस के वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना गुना है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी यही है GM/R, और ये भी मेरे पास में एसके वेलोसिटी भी GM/R है, लेकिन ये क्या हो गया, √2 इसके साथ में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। और कई बार आपको ये फॉर्मूला के अंदर में कुछ ऐसे भी मिलेगा √GR, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में रखना चाहे तो यहाँ पर G रखेंगे और R मेरे पास में रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। यहाँ पर आप लोग को ये मिलेगा 2G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और R मेरे पास में रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मून की भी बात कर सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा हम अर्थ से निकलेंगे। हो सकता है कि भाई मुझे जो मून से निकलना पड़े, जब हम वहां पहुंच गए तो वहां से यहाँ पर आना पड़े, जुपिटर पे पहुंच गए तो वहां से निकलना पड़े, ठीक है, मार्स पर पहुंच गए तो वहां से निकलना पड़े। तो आपको वहां की ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका रेडियस आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए भाई बात कर लेते हैं अब कैप्लर्स लॉ को लेके, लास्ट है इसका टॉपिक। तो कैप्लर्स लॉ देखो, 5 मिनट सीरीज का मतलब ये होता है कि आपका वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट तक जाएगा। आपको उसको 2 की स्पीड से देखना है, तो आपका वीडियो कितने का बन गया, वो 5 मिनट का बन गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में बात करें कैप्लर्स लॉ को, तो कैप्लर्स ने ये कहा था कि भाई मेरे पास में जो अर्थ होती है, एक प्लेनेटरी मोशन के हिसाब से इन्होंने बताया था जो इसकी थी, तो इन्होंने कहा कि जो अर्थ होती है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होती है, ये जो अपने ऑर्बिट होगा इसका वो इलेप्टिकल होगा, जिसके अंदर में सन जो है वो फोकस पर होगा, यानी कि फोकस ही हो गया। आपको पता होगा जब पीके द्विवेदी सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, एलिप्स पढ़ाई होगी, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा इसके 2 फोकस होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फोकस रहता है इलेप्टिकल पाथ्स के हमारे पास में जब भी होते हैं। तो इसने कहा कि भाई जो अर्थ ऑर्बिट होगा वो इलेप्टिकल होगा, और जो सन होगा एक पोजीशन पर होगा, और अर्थ इसके तरफ में चारों तरफ चक्कर लगा रही होगी, ठीक है भाई। पहली कहानी ये थी। दूसरी इन्होंने कहानी जो कही ना वो अच्छे से समझना, इन्होंने कहा कि भाई अर्थ जब सन के पास होगी ना, तो ये एरिया इतना स्वैप कर रही है इतने टाइम में, अगर मैं बात करूं तो एरिया इतना स्वैप कर गया, अगर टी टाइम की बात करूं, और टी टाइम की बात करूं जब ये अर्थ से दूर, ये अर्थ जो थी सन से दूर चलेगी, तो ये टी टाइम के अंदर में इतना एरिया कवर किया भाई। लेकिन आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर इसको एरिया अगर मैं ये कैलकुलेट करूं और ये मेरा 10 मीटर स्क्वायर आ गया मान लो, लेट सपोज, और ये भी मैंने कैलकुलेट किया, तो ये भी भाई उसी पर्टिकुलर टी टाइम के अंदर में मेरे पास में 10 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेरे पास में जगह कम थी, अगर मैं कॉमन से भाषा में समझाना चाहूँ, जनरल भाषा में, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा कम जगह थी, तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, ये ज़्यादा एरिया यहाँ पर आप लोग को देखेगा कि ज़्यादा स्वैप हो गया है। लेकिन अगर आप उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही एरिया यहाँ पर कैलकुलेट हुआ होगा, यानी इक्वल एरिया इसका इंटरसेप्ट होता है इक्वल टाइम के अंदर में। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मेरी फास्ट हो गई इस पोजीशन पर, और जब यहां पर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है उसी टाइम के अंदर में, क्योंकि यहां पर मेरे पास में एरिया जो होगा अगर इसका कैलकुलेट करेंगे 3D के थ्रू, तो यहां पर आपका एरिया भी वही आएगा, और इस पोजीशन पर भी करेंगे तो दोनों जगह पे एरिया आपका सेम आने वाला है। ओके भाई, अब बात करें कि मेरे पास में जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि कोई भी प्लेनेट होता है, ये मान लो मेरे पास में सन है और इसके चारों तरफ ऐसे कई प्लेनेट जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूं अर्थ की, तो अर्थ के लिए ये दो एक्सिस होते हैं इलेप्टिकल पाथ में। ये जो होता है ना, ये तो अब छोटा जो बन रहा है इसको बोलते हैं सेमी माइनर, सॉरी इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। और जब इसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं ना, तो ये ऊपर वाला सेमी माइनर और नीचे वाला भी सेमी माइनर। उसी तरह से ये जो बड़े वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस में अगर इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, तो ये जो है ना, ये छोटा बन रहा है जो आपको, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी प्लेनेट अगर एक प्लेनेटरी मोशन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर में इस तरह का मोशन कर रहा है जिसके अंदर में सन है, तो ये कहा कि ये एक इलेप्टिकल पाथ बना रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस हो गया। तो सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमारे पास में ओरिजेंटल इसका होता है, तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये टाइम पीरियड लगाएगा ना, यानी कि जो अर्थ इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रही होगी, ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जो आप बोलते हैं ना कि 365 दिन में अर्थ जो है इसके चक्कर काट लेती है, ठीक है ना, पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेता है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो टाइम पीरियड है ना, जितना चक्कर काटने का, इसका एक रिवॉल्यूशन करने का, तो वो टी स्क्वायर वो हमेशा और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए क्यूब के। ए क्यूब क्या था भाई, ये जो यहाँ पर इलेप्टिकल पाथ का जो सेमी मेजर एक्सिस था ना, इसके डायरेक्टली आप लोग के ये रहता है। ये कई बार आप लोग को बुक्स के अंदर में ये इस तरह से भी मिलेगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 3/2। इस तरह से भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। टाइम पीरियड यहां से आप इसका इजीली निकाल लेते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि भाई जो सेमी मेजर एक्सिस है वो मान लो, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि उसके अंदर में उन्होंने कह दिया कि वो 4 है, तो बताओ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अरे भाई सीधा आंसर है ये तो 2 की पावर 2 हो गई,
ठीक है भाई, बाहर 3/2 लिखा हुआ है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 8, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना आ गया 8 आ गया मेरे पास में, 8 सेकंड आ गया। तो आप इस इलेप्टिक इसके केपलर्स लॉ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपका ग्रेविटेशनल जितना भी हो सकता था कम से कम टाइम में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और ये फॉर्मूला सीट आप लोग को जो है वो भाई मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जो कि 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसके अंदर मैं दूसरे टॉपिक्स को लेकर मैं बात करूंगा। ये आपकी रिवीजन सीरीज है, बिल्कुल फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स को लेकर कम टाइम में आप इजीली इनको ग्रैस्प कर सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए।